हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुमार गंधर्व जी द्वारा लिखित निबंध भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की व्याख्या को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं, जिसे क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके अलावा सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, उनकी व्याख्या और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं, लेकिन पाठ शुरू करने से पहले हम एक नज़र लेखक परिचय पर डालते हैं। कुमार गंधर्व जी भारत के एक शास्त्रीय गायक थे, जिन्होंने लोक संगीत को शास्त्रीय संगीत के साथ जोड़कर एक नई और अनूठी गायकी शैली को विकसित किया। उनके द्वारा रची गई बंदिशों में शास्त्रीय और लोक धुनें एक साथ मिलती हैं। कुमार गंधर्व जी की गायकी में जो स्वर का उठान है, उसे सुनकर उनके श्रोता आनंदित हो उठते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व जी द्वारा रचित एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने लता मंगेशकर जी की अद्वितीय गायकी, उनकी लोकप्रियता और भारतीय संगीत पर उनके गहरे प्रभाव को दर्शाया है। वह बताते हैं कि लता जी ने अपनी निर्मल, मधुर और नादमय आवाज से फिल्मी संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। शास्त्रीय रागों और विभिन्न प्रदेशों के लोक गीतों के मिश्रण वाले चित्रपट संगीत में लता जी का स्थान अतुलनीय है। देश विदेश के लोग भी उनके गीतों को पसंद करते हैं। कई सालों तक लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता जी भारतीय संगीत की शान है। तो ये था इस पाठ का मूल भाव। अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। बरसों पहले की बात है। मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कान में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। लेखक बताते हैं कि बहुत साल पहले वो बीमार हुए थे। बीमारी के दौरान उन्होंने एक दिन रेडियो चलाया था। तभी उन्हें बहुत ही मीठी और अनोखी आवाज सुनाई दी थी। ये आवाज इतनी सुरीली थी कि वह सीधे उनके दिल को छू गई। वह हैरान रह गए और सोचने लगे कि आखिर ये गायिका कौन है। मैं तन्मयता यानी ध्यान से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति यानी साथी पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। गाना खत्म होते ही गायिका का नाम बताया गया, लता मंगेशकर, जो कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी। यह सुनते ही लेखक को आश्चर्य हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ और भी कोई जुड़ गया है। प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की संगीत प्रतिभा उन्हीं की बेटी में एक नए रूप में दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लेखक को याद है कि रेडियो में जो गीत बजा था वो शायद बरसात फिल्म से पहले किसी पुरानी फिल्म का रहा होगा। उस समय से लेकर अब तक लता लगातार गाती आ रही हैं और लेखक भी लगातार उनका गाना सुनते चले आ रहे हैं। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। लेखक कहते हैं कि लता से पहले गायिका नूरजहां फिल्म संगीत की सबसे बड़ी गायिका थी, लेकिन बाद में लता ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिखाई देते हैं, जैसे कि प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां थे, जो आगे चलकर अपने पिता से भी ज्यादा महान सितार वादक बने। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत यानी सिनेमा के संगीत को विलक्षण यानी अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। लेखक को लगता है कि भारत में लता के जैसी कोई दूसरी गायिका पैदा ही नहीं हुई। उन्हीं की वजह से फिल्मी संगीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इतना ही नहीं, लता ने लोगों की नजर में शास्त्रीय संगीत के भी सम्मान को बढ़ाया और उसे समझने का नजरिया दिया। छोटी बात कहूंगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण यानी उसे दोहराने का प्रयास अवश्य करेगा। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं यानी बोलियां लोगों के कानों में पड़ रही हैं।
संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के प्रकार भी उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। आकार युक्त लय का अभिप्राय है लय के अलग अलग प्रकार, जैसे धीमा लय, बीच का लय या तेज लय। लेखक कहते हैं कि पहले भी घरों में बच्चे गीत गाया करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो गीत गाते हैं उसमें पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सुधार हुआ है। छोटे छोटे बच्चे भी उनका गीत गुनगुनाते हैं। ये सब लता जी के कारण ही संभव हुआ है। लता के जैसी कोकिला का मीठा स्वर जब बार बार कानों में सुनाई पड़ता है तो वे लोग भी उसी की तरह गाने की कोशिश करते हैं। लता जी की मीठी आवाज ने लोगों में संगीत की समझ, लय, सुर और संगीत की बारीकियों को पहचानने की क्षमता बढ़ा दी है। लोग संगीत को अत्यंत गहराई से समझने लगे हैं। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सबका श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उन्होंने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। लेखक को लगता है कि लता जी की वजह से आम लोग भी संगीत को अच्छी तरह से समझने लगे हैं। इस तरह से उन्होंने आज की नई पीढ़ी को संगीत के प्रति जागरूक किया है और लोगों में संगीत के प्रति रुचि पैदा की है। इसलिए लेखक मानते हैं कि भारतीय संगीत की लोकप्रियता और लोगों में अच्छी संगीत की रुचि विकसित करने का श्रेय लता मंगेशकर को ही जाता है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका यानी रिकॉर्डिंग और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। लेखक कह रहे हैं कि अगर आज एक आम आदमी को लता मंगेशकर की रिकॉर्डिंग और किसी शास्त्रीय संगीत की रिकॉर्डिंग सुनाई जाए तो वह ज्यादातर लता के गाने को ही पसंद करेगा, क्योंकि आम आदमी को यह नहीं पता होता है कि वह कौन सा राग था, कौन सी ताल थी। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। लेखक कहते हैं कि आम आदमी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जो गीत गाया गया था वो राग मालकोस में था या ताल त्रिताल में था। वह तो बस मिठास चाहता है। वो ऐसा गाना सुनना चाहता है जो कि उसके मन को अच्छा लगे, जो उसे मस्त कर दे। और यही स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार इंसान में इंसानियत होती है उसी तरह से संगीत में गानपन होना चाहिए, और ये गानपन लता जी के हर गाने में मौजूद होता है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। अब लेखक लता जी की लोकप्रियता का कारण बताते हैं। वह कहते हैं कि लता जी की सबसे बड़ी विशेषता उनका गानपन है, यानी उनके गाने में वो मीठापन होता है जो श्रोता को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। लेखक कहते हैं कि लता के गानों में कोमलता और शुद्धता है। उनके पहले की गायिका नूरजहां भी बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन उनके गाने में मादक यानी मदहोशी और उतावलापन था। लेकिन लता जी की आवाज में एक प्रकार की पवित्रता और मासूमियत है। ऐसा महसूस होता है कि जीवन को देखने का उनका साफ सुथरा नजरिया उनके गायन में भी दिखाई पड़ता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसे कहे बिना रहा नहीं जाता। संगीत दिग्दर्शक यानी म्यूजिक डायरेक्टर्स। लेखक को लगता है कि संगीत के निर्देशक लता के इस गुण का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। अगर लेखक खुद संगीत निर्देशक होते तो वो लता जी को और भी कठिन और चुनौती से भरा हुआ काम देते, यानी उनसे कोई कठिन गीत गवाते। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। आगे लेखक लता के गाने की एक और विशेषता बताते हैं उसका नादमय उच्चार,
यानी संगीत से भरा हुआ उच्चारण। लता के गाने में दो शब्दों के बीच की दूरी बहुत ही सुंदर सुरों से भर जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि दो शब्द धीरे धीरे एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। ये बहुत ही कठिन कला है, लेकिन लता के लिए ये बहुत ही आसान और स्वाभाविक है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुतलय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि लता जी करुण रस यानी दुख से भरे हुए गीत बहुत ही अच्छी तरह से गाती है, लेकिन लेखक को यह बात सही नहीं लगती। लेखक को लगता है कि लता जी ने करुण रस वाले गीत उतनी अच्छी तरह से नहीं गाए हैं जितने कि मधुर और प्रेम को प्रकट करने वाले द्रुत लय यानी तेज लय में गाए जाने वाले गीत बड़ी उत्कटता यानी उत्सुकता से गाए हैं। अर्थात लेखक को लगता है कि लता जी ने करुण रस के बजाय प्रेम वाले गीत ज्यादा सुंदर ढंग से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। लेखक को लगता है कि संगीत निर्देशक लता का गाना अक्सर बहुत ही ऊंचे सुरों में गवाते हैं, जिससे वह अनावश्यक रूप से चीखने जैसा महसूस होता है। यह गलती कितनी लता जी की है और कितनी संगीत निर्देशकों की, यह कहना बड़ा ही कठिन है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। लेखक कहते हैं कि अक्सर लोग पूछते हैं कि शास्त्रीय संगीत में लता का कौन सा स्थान है। लेखक कहते हैं कि यह सवाल ही गलत है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत की तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत दोनों ही अलग अलग हैं। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलद लय यानी ऊंचे लय और चपलता यानी चंचलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता पाई जाती है, जबकि फिल्मी संगीत में ऊंचे स्वर और चंचलता पाई जाती है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। फिल्मी संगीत का ताल हल्का और मनोरंजन से भरा होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। फिल्मी संगीत के ताल सरल होते हैं, जिनमें आधे तालों का प्रयोग किया जाता है। फिल्मी संगीत में गीत के भाव और बोली को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और लता के पास निसंशय है। लेखक कहते हैं कि फिल्मी संगीत में सरलता और लचीलापन इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। फिर भी फिल्मी संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना चाहिए, और लता जी के पास ये ज्ञान निश्चित रूप से था। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेखक कहते हैं कि यदि कोई खानदानी शास्त्रीय गायक 3-3.5 घंटे की महफिल में गीत गाता है, तो उससे जो आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद लता के 3-3.5 मिनट के फिल्मी गाने से भी प्राप्त होता है। दोनों से मिलने वाले आनंद का मूल्य एक ही है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। लेखक कहते हैं कि जैसे कि कोई महान लेखक कोई लंबा चौड़ा लेख लिखकर जीवन के किसी सत्य को समझाता है, उसी विस्तृत सत्य को एक छोटी सी कहावत या छोटे से विचार में भी सुंदर ढंग से समझाया जा सकता है। कहने का भाव यह है कि कोई बात किसी बड़े लेख में जिस तरह से समझाई गई है, उसे हम छोटे शब्दों में भी समझा सकते हैं। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसी तरह से शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की महफिल में जो आनंद मिलता है, वो सारा आनंद लता जी के 3 मिनट के गाने में महसूस किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वह त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई होती है। लता का हर गाना पूरी तरह से एक कलाकृति है, जिसमें स्वर, लय और शब्दों का अर्थ तीनों का अनोखा मेल होता है। उसके गाने में वही नशा और प्रभाव होता है जो महफिल में बैठकर शास्त्रीय संगीत सुनने में आता है।
वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। लेखक कहते हैं कि असल में देखा जाए तो चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत हो, दोनों का असली महत्व इस बात से तय होता है कि सुनने वाले को उससे कितना आनंद आया। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस हो उठेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। अगर शास्त्रीय संगीत में भी मनोरंजन ना हो, मधुरता ना हो, तो वो भी नीरस और अनाकर्षक लगेगा। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट होता है। गाने की मिठास और उसकी ताकत सिर्फ सुर ताल की जानकारी पर आधारित नहीं होती है, उसकी खूबसूरती इस बात में होती है कि गायक श्रोता के सामने कैसे भावों को पेश कर रहा है, गाने की बैठक यानी महफिल को कैसे जमाया जा रहा है और सुनने वाला उससे किस प्रकार जुड़ रहा है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। लेखक कहते हैं कि किसी इंसान का अस्थि पंजर यानी कंकाल अलग चीज होता है और उसी इंसान का चित्र बनाया जाए तो वह अलग होता है। उसी तरह से शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना और उसे लोगों के दिलों में बैठाना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि संगीत में लता का स्थान बहुत ऊंचा है, उतना ही ऊंचा जितना किसी बड़े परंपरागत शास्त्रीय गायक का होता है। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे एक प्रश्न पूछना है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि जो लोग ये पूछते हैं कि क्या लता अपने गीतों से 3 घंटे की महफिल जमा सकती है, लेखक उन लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या कोई अव्वल दर्जे का गायक लता के जैसे कुशलता से और रसों को प्रकट करते हुए कोई फिल्मी गीत गा सकता है? नहीं, वो लता के जैसा नहीं गा सकता। यही उनके प्रश्न का उत्तर होगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। लेखक कहते हैं कि जो खानदानी संगीतकार हैं वो दावा करते हैं कि फिल्मी संगीत ने लोगों की रुचि को बिगाड़ दिया है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो समझते हैं कि फिल्मी संगीत ने लोगों के कान को सुधार दिया है और उन्हें बेहतर संगीत को समझने की क्षमता दी है। इस बात को उन्हें दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। लेखक कहते हैं कि हमारे बहुत से शास्त्रीय गायक बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट हैं। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपनी हुकूमत बना रखी है और शास्त्रीय संगीत में शुद्धता होनी चाहिए और परंपराओं का सही ढंग से पालन होना चाहिए। इन सब बातों को वो ज्यादा महत्व देते हैं। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना ही उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। लेकिन फिल्मी संगीत ने आम लोगों को अभिजात यानी ऊंचे दर्जे के संगीत से जोड़ दिया है। अब लोगों में संगीत को सुनने की समझ बढ़ने लगी है। वे शास्त्रीय नियम से बंधे हुए नीरस और सूखे गानों को पसंद नहीं करते। उन्हें तो सुरीला गाना चाहिए जो कि मधुर भी हो और भाव से भरा हुआ हो, और ये परिवर्तन फिल्मी संगीत के कारण ही हो पाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नव निर्मित की बहुत गुंजाइश है। फिल्मी संगीत की एक और विशेषता है कि उसमें लचीलापन पाया जाता है। उसके नियम, उसकी सीमाएं और उसकी मान्यताएं बिल्कुल अलग होती हैं। फिल्मी संगीत में नए नए प्रयोग करने
और कुछ नया बनाने की गुंजाइश होती है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ये गुण नहीं पाया जाता। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। जिस तरह से शास्त्रीय संगीत का प्रयोग फिल्मी संगीत के निर्देशकों ने किया है, उसी तरह से उन्होंने राजस्थानी, पंजाबी और बंगाली प्रदेश के लोक गीतों का भी बहुत ही अधिक मात्रा में उपयोग किया है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेखक कहते हैं कि संगीत दिग्दर्शकों ने अलग अलग क्षेत्रों के लोक गीतों का प्रयोग करके फिल्मी संगीत को और ज्यादा आकर्षक बनाया है। सूखे और पानी से रहित राजस्थान में पर्जन्य यानी बादलों की याद दिलाने वाले गीतों का, पहाड़ की घाटियों में गूंजने वाले मधुर पहाड़ी गीतों का, खेती और किसानों से जुड़े हुए कृषि गीतों का और ब्रजभूमि के सरल और दिल को छू लेने वाले गीतों का भी उन्होंने अपने फिल्मी संगीत में बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र बड़ा ही विस्तीर्ण यानी बहुत ही व्यापक है। वहाँ अब अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक अधिक विकसित होते जा रहा है। लेखक के अनुसार फिल्मी संगीत का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, इसमें अभी बहुत कुछ खोज बाकी है। फिल्मी संगीतकार बड़े ही उत्साह से इस नई नई खोज में लगे हुए हैं। इसके कारण फिल्मी संगीत हर दिन बड़ी ही तेजी से विकसित होते जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनअभिषक्त सम्राज्ञी हैं। लेखक कह रहे हैं कि फिल्मी संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर एक बेताज महारानी है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। फिल्मी दुनिया में और भी कई गायक और गायिकाएं हैं, लेकिन लता जी की लोकप्रियता इन सबसे कहीं ज्यादा है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वो गाती आ रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। लता जी सालों से गाती आ रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। लगभग 50 वर्षों तक लोगों के दिलों पर राज करना आसान बात नहीं है। ज्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। एक ही राग इतने समय तक लोकप्रिय नहीं रहता, लेकिन लता का हर गाना लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे। यही नहीं, परदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। क्या यह चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लता के गाने केवल भारत के लोगों को ही नहीं, बल्कि विदेशी लोगों को भी अपना दीवाना बना देते हैं। ये सचमुच एक चमत्कार है और ये चमत्कार हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। लेखक कह रहे हैं कि लता जी के जैसा संगीतकार 100 सालों में एक बार ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सब के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य, और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने लता जैसी महान कलाकार जीवित हैं और हम उन्हें देख और सुन पा रहे हैं। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से हमें ये पता चला कि लता मंगेशकर जी फिल्मी संगीत की दुनिया में एक अद्वितीय, अनुपम और शताब्दी में एक बार जन्म लेने वाली कलाकार थी। उनकी आवाज में जो कोमलता और मिठास थी, जो नादमय उच्चार और गानपन था, वह उन्हें बाकी सभी गायकों से अलग बनाता है। फिल्मी दुनिया में कई सारे संगीतकार हुए, लेकिन उन सब में सबसे लोकप्रिय आवाज लता मंगेशकर जी की है। केवल हमारे देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी उनके गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। उनके जैसा असाधारण कलाकार बड़ा ही दुर्लभ होता है और हम भाग्यशाली हैं कि हम उन्हें देख पाए और सुन पाए। तो यहीं पर कुमार गंधर्व जी का निबंध भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप इस पाठ को आसानी से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।